दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में आपका। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आज कुछ गपशप करने के मूड से आया हूँ। आया क्या हूँ, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देना चाहता हूँ। जो मेरी नॉलेज में है, जितनी जो मुझे पता है वही मैं बात करना चाहता हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है। दीपाली मोदी एक अच्छी सब्सक्राइबर है, एक अच्छी लिसनर है, बहुत अच्छी श्रोता है और कहानी सुन के बड़े अच्छे उनके सवाल होते हैं, तो उनकी बातों का भी जवाब दे रहा है। कई लोगों ने पूछा था कि शेर आदमखोर क्यों हो जाता है, बाघ आदमखोर क्यों हो जाता है। तो देखिए, बाघ आदमखोर हो जाता है, कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसे दबाव कि वो मजबूर हो जाता है इंसान को मारने के लिए। अब वो क्या परिस्थितियां होती है, क्या दबाव होते हैं, देखिए। पहली बात तो आप इस बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में छाप लीजिए बिल्कुल, कि इंसान जो है बाघ का स्वाभाविक भोजन नहीं है। हम लोग उसके मेन्यू में नहीं हैं, उसके रूटीन मेन्यू में, मतलब हम लोग उसके मेन्यू में है ही नहीं, जब तक वो परिस्थितियां, वो दबाव उसके ऊपर नहीं हो। बाघ अमूमतः बड़ा शाय होता है, बहुत शर्मीला जानवर है, घने जंगलों में रहता है, एकदम से इंसान के नजदीक नहीं आता है, इंसान से दूरी रखना उससे पसंद है, और उसे ये पता भी नहीं होता है कि ये इंसान कोई खाने लायक जीव है, कि ये जीव है, इसे खाया जा सकता है, उसे पता भी नहीं होता है। कभी आप जंगल में जा रहे हैं और अगर वो मैन ईटर का एरिया नहीं है तो बाघ जो है खुद ही छुप जाएगा आपको देख करके, वो आपके सामने नहीं आएगा। कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, आप मान लीजिए उसके शिकार उसने मार के रखा हुआ है या उसके बच्चे हैं वहां पे, तो ग्रोलिंग करेगा, गुर्राएगा, आपको अल्टीमेटम देगा कि भाई इधर को मत आओ। आप समझदार हैं तो आप वैसे ही लौट जाएं, अपना रूट चेंज कर लें। नहीं समझदार है, जबरदस्ती जाते हैं तो फिर दहाड़ता है, आप उसकी दहाड़ की भी कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं उसकी दहाड़ को, तो फिर फाइनल उसके पास तो आपको अटैक करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। चार्ज कर देगा, अटैक कर देगा, लेकिन खाएगा नहीं खाएगा इससे नहीं बोल सकते कि आपको खा ही जाएगा। वो आपको मार के छोड़ देगा, उसे पता नहीं है कि आप उसका भोजन है। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको याद होगा, मुक्तेश्वर वाली बाघिन की जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। उस बाघिन ने थर्रा दिया था मुक्तेश्वर। हुआ क्या था आपको अगर याद नहीं है, उसकी एक मोटी मोटी समरी जो बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार एक शाही से उसका मुकाबला हो गया था, तो ऑक्यूपाइड, तो वो शाही के कांटे उसके शरीर में घुस गए थे जगह जगह, और एक आंख भी उसकी चली गई थी, उसके पंजे में चले गए थे, और उसके कंधे में एक कांटा ऐसा घुसा था जो अंदर जाके टूट गया था और यू शेप में ऐसे उल्टा घूम गया था। अब उन तो शाही के सारे कांटे जो है उल्टे होते हैं, तीर की तरह होते हैं, और उसके बाद उससे बहुत सारे पीछे को निकले हुए होती हैं नोकें। जैसे उसको निकालते हैं तो पूरा चीरते हुए, अंदर से पूरा फाड़ते हुए पूरा स्किन को वो जो है बाहर निकलती है, कांटे बाहर निकलते हैं। तो वो बड़ी असहाय हो गई थी। वो एक जगह पे घास पे लेटी हुई अपने घाव को सहला रही थी, चाट रही थी, कांटों को निकालने की कोशिश कर रही थी, तकलीफ में थी। वहीं पे एक औरत जो है घास काट रही थी, बाघिन ने कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अचानक वो औरत घास काटते काटते बाघिन के बिल्कुल मुंह के सामने चली गई, और वो सब इतनी तेजी से बाघिन ने काम किया, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने एक पंजा लिया और जोर से उसके सर पे मारा तो उसका सर फट गया। उसके बाद बाघिन जो है भाग गई। वहां से करीब 1-1.5 मील दूर भाग के एक पेड़ के, टूटा हुआ पेड़ था, उसके खाव में जाके, उसके पीछे जाके कहीं पे छिप के उसने अपना स्थान बना लिया रहने का। वो इतनी डर गई थी मारने के बाद। औरत का सर फट गया था, और इतना फुर्ती से काम हुआ था कि औरत के हाथ पे जो धातु की जो हासिया या दराती जो भी आप कहें, वो वैसी की वैसी थी, और एक हाथ में घास ऐसी की ऐसी थी, और उसका सर खुला पड़ा हुआ था, भेजा निकला हुआ था, और वो मरी पड़ी थी जब उसकी बॉडी मिली। 2-3 दिन के बाद एक आदमी गया, आदमी ने अपना कोट, अपने शर्ट वगैरह उतार के वहीं एक पेड़ में टांग दी, और उस टूटे हुए पेड़ को सोचा कि इसको काटूं।
तो बाघिन को ये लगा कि ये उसको मारने के लिए आया हुआ है। बाघिन ने अटैक कर दिया, अटैक किया और उसके पीठ पे जो है अपने नाखूनों से उसकी पीठ को बिल्कुल फाड़ दिया और आदमी मर गया। मरा तो वो गिरा पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर गिरने से उसका खून जो है धार बन के नीचे गिरने लगा जहाँ पे वो थी। खून की खुशबू आई, थोड़ा उसे चाटा, थोड़ा स्वाद आया, उससे थोड़ा मांस भी खाया, पहली बार खाया, थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसने 2-3 दिन किया, दूसरा आदमी शिकार किया, फिर तीसरा किया। ऐसे करते करते उसने 28-30 आदमी मार दिए थे। यानी कि पहले उसको वो अगर वो बाघ का स्वाभाविक भोजन इंसान होता तो उस औरत को मारने के बाद वो तुरंत उस औरत को खा लेती, लेकिन नहीं, वो डर के भाग गई थी। दूसरी बार उसने उस आदमी को थोड़ा सा खाया, जब उसे लगा हाँ ये खाने लायक है, तब उसने फिर तीसरा शिकार किया। उसके बाद फिर वो रजिस्टर्ड मैन ईटर हो गई। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपाइन के कांटों से शिकार नहीं कर पा रही थी। एक आंख उसकी चली गई थी, कांटे से कांटा घुस गया था एक आंख के अंदर, आंख चली गई थी। तो ये परिस्थिति होती है जो उसको मैन ईटर बना देती है। ये दबाव था, या जिस एरिया में बाघ है उस एरिया में जो है उसकी भोजन की कमी हो गई है। जो उसका स्वाभाविक भोजन गुरड़, काकड़, हिरण, ये सब जो है ये नहीं है, रह गए हैं। तब भी वो एक चांस बनता है उसके मैन ईटर हो जाने का। आप बाघ को जबरदस्ती पोक करो, जबरदस्ती चिढ़ाओ, परेशान करो, तो आप पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो हो सकता है आपको खा भी जाए, और जब खाने में आ जाता है तो फिर वो पूरा ही खा जाता है। कई बार कई कहानियां मेरी स्टोरी में ही जो हम लोगों की चली आ रही हैं, अलग अलग नेचर के बाघ हमने देखने के लिए हमने देखे। ये जो मुक्तेश्वर का था इसका अलग ही हिसाब था। अब आप एक चीज और देखिए, एक स्टोरी अगर आपको याद होगी तो टेम्पल टाइगर, जो मैंने आपको टेम्पल टाइगर सुनाई थी, जो देवी धुरा का जो बाघ था जिसके लिए बोला था वहां के पुजारी ने कि अजय है, इसको आप नहीं मार सकते हैं। और जिम कॉर्बेट साहब ने जिस दिन ये विचार किया कि मैं इस बाघ को मारूंगा, उस दिन से उस बाघ ने जो है पालतू मवेशियों को मारना शुरू किया। कई दिनों का अभियान चला, कई बार बाघ सामने आया, इन्होंने कई बार उसके ऊपर फायर किया, कभी नहीं हुआ। फिर लास्ट में वो बिल्कुल इतने इनके पास आ गया था कि इन्होंने उसके हाथ जोड़ दिए थे कि वाकई में भाई दैवी शक्ति है, और बाघ कूद के चला गया था। और उसके बाद उसने कभी भी कोई मवेशी नहीं मारा, मतलब पालतू मवेशी नहीं मारा, कभी कोई सुनने में नहीं आया कि उस, तो यानी कि उससे जिम कॉर्बेट साहब की ये प्रतिज्ञा लेना कि इस बाघ को मैं ही मारूंगा, उस दिन से उसने जो है मवेशी मारने शुरू किए। और जिस दिन ने जिम कॉर्बेट साहब ने सरेंडर, मतलब भाई ना तू जीता ना मैं जीता यानी पोजीशन करी, उस दिन से उसने मवेशी मारने भी बंद कर दिए। ये भी एक नेचर है बाघ का। इसके अलावा तल्ला देश वाला जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ 2 बच्चे थे जवान, वो कितनी खतरनाक बाघिन हो गई थी। 2 बच्चों के साथ खुद उसका भी शिकार करना पड़ा था जिम कॉर्बेट साहब को। ठाक का मैन ईटर, चुपा का मैन ईटर। तो आपने देखा सबके जो नेचर थे, आप इन सब कहानियों को देखेंगे आप तो समझेंगे कि इन सब का शिकार करने का तरीका अलग था, और ये कितने नीडर हो गए थे। इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं रह गया था, किसी चीज का डर नहीं रह गया था, क्योंकि इन्होंने इंसान की कमजोर नस पकड़ ली थी। वो कमजोर नस थी डर, बाघ के प्रति डर। उनको ये पता चल गया था ये इंसान चाहे 1 हो, चाहे 25 हो, चाहे 100 हो, अगर मैं इनके बीच में जाके दहाड़ जाऊंगा तो ये भागेंगे, ये टिकेंगे नहीं सामने। जबकि उसे ये पता है भैंसे हैं या वो है, वो उल्टा अटैक करने के लिए आ जाते हैं झुंड बना के, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। तो वो इस चीज को जान जाता है, उसके लिए आसानी हो जाती है इंसान को मारना। दीपाली जी आप कह रही थी कि हम क्यों इनके एरिया में घुसते हैं, क्यों इनके जंगलों में घुस रहे हैं। दीपाली मोदी जी, दीपिका मोदी जी सॉरी, कि हम इनके इलाके में क्यों घुस रहे हैं। देखिए हमारा लालच हमको ले जा रहा है, हम वहां पर रिजोर्ट बना रहे हैं, हम एक तरह से कह रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए जो है रिजोर्ट बना रहे हैं, एक गेस्ट हाउस बना रहे हैं या होटल बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। और कर क्या रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब, उसके घर में हम कब्जा कर रहे हैं। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट इसके बाद तो बढ़ेंगे ही ना, इस तरह से तो हमारा उनका आमना सामना हो गई। अब हालत ये हो गई है कि हम इतने अंदर तक जंगलों के घुस चुके हैं कि वो जंगली जानवर बाहर निकल आए हैं।
आए दिन शहरों में जो है तेंदुए या बाघ दिखने लगे हैं, बड़े बड़े शहरों में दिखने लगे हैं। जो जंगलों में रहा करते थे वो शहरों में दिख रहे हैं, और जो शहरों के निवासी वो जंगलों में घर बना रहे हैं। तो कितना अजीब सी परिस्थिति हो रही है। वो तो जानवर है, वो क्या करेगा। फिर अवैध शिकार, अवैध रूप से शिकार इंडिया में बैन है, लेकिन अवैध रूप से हम लोग करते हैं, लोग पैसों के लालच में। अब मान लीजिए किसी बाघ को गोली मार दी उन्होंने, बाघ आया गोली मार दी, बाघ नहीं मरा, घायल हो गया, फिर वो पीछा भी नहीं करते बाघ का, ना वो कहीं रिपोर्ट कर सकते क्योंकि डर है, बाघ को तो मार नहीं सकते। फिर डरते, उस पोजीशन में बाघ जो है मैनिकल हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता है, घायल हो जाता है, मवाद पड़ जाता है। शरीर तो अपनी जान तो उसने बचानी है, पेट उसने भरना है, और उसका जो है भोजन ही मांस है। अब केले संतरे सेब रख दीजिए बाघ के सामने, घास रख दीजिए, खाएगा थोड़ी। नेचुरल सी बात है, उसको मांस खाना है, मांसाहारी जीव है। अब वो मांस किसी भी चीज का हो सकता है। तीसरी चीज वन माफिया, जंगलों का कटान करते हैं, जो एक पेड़ की स्वीकृति होती है हजारों पेड़ काट देते हैं। तो वो ये सब जो है ये वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचेगा तो वाइल्ड लाइफ ने इधर इंसानों के बीच में आना ही आना है, आमना सामना होना है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही। अभी एक चीज और होगी, पहाड़ों से क्या है, पहाड़ों में बता रहा हूँ, उत्तराखंड में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं नौकरी के लिए। एक आध से मैंने पूछा, भाई क्या बात है यार, तुम वहां छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या करें, वहां बंदरों ने, जंगली सुअरों ने, बाघों ने आतंक कर रखा है। जब इंसान वहां पे होगा ही नहीं तो नेचुरल सी बात है वहां पे जानवर आएगा। अगर इंसान वहां पे रहेगा तो जानवर की कैसे आएगा? बंदर की बात तो छोड़ दीजिए, बंदर अपवाद है, जंगली सुअर भी है तो तभी आएगा जब वहां पे कोई नहीं है। अगर आप वहां पे खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उनसे बचने के भी तो जुगाड़ बना लेते हैं ना। रंग बिरंगे साड़ियों को आप बांध देते हैं, या कुछ ना कुछ आप जुगाड़ कर लेते हैं। परिस्थिति हर व्यवस्था करा देती है। आपके सामने जो परिस्थिति आएगी आप उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे, आप अपने को उस हिसाब से तैयार कर लेंगे। जो मैंने पिछली बार पिछले बार से कुछ एक वीडियो में मैंने जो बताया था कि उत्तराखंड में कि पहाड़ी क्षेत्र में जो बाघ, धारीदार टाइगर क्यों इतने आने लगे हैं, तो उससे ही मैंने ये बात बोली थी कि अब ये ऐसा नहीं कि अब ये कंट्रोल हो जाएंगे या अब आना बंद कर देंगे, अभी और ज़्यादा इधर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जगह जगह पानी की कमी हो गई है। अब ये पहाड़ों की तरफ आना शुरू करेंगे, जहाँ इनको पानी मिले, भरपूर जंगल मिले, छाव मिले, वहीं रहना शुरू करेंगे। वहाँ पे इनके लिए घुरड़ काकड़ है नहीं, इंसानों को या इंसान के मवेशियों को नुकसान पहुंचाएंगे जो कर रहे हैं। कई जगह पे अभी वो गढ़वाल के किसी क्षेत्र में आया था, वो रानी क्या कुछ जगह का नाम है, मैं भूल गया हूँ। इसके अलावा अभी नौकुचिया ताल में देखा गया, और चलती की तरफ चले जाए, ये तो खैर चलती टनकपुर लोहाघाट वाली जो बेल्ट है, ये तो खैर है ही बाघों की, टाइगर की, इसमें तो कहना ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा और भी काफी अंदर तक पहाड़ों में जो है धारीदार को देखा गया है, टाइगर को। लेपर्ड तो होते ही थे। मैं तो एक चीज जानता हूँ बाघ के बारे में कि बाघ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत जो मेरे दिल में है, बाघ को देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है बाघ को देखना। और मैं तो मानता हूँ, लोग कहते हैं कि जंगल का राजा जो है बबड़ शेर है, मैं नहीं मानता हूँ। मेरी नजर में जंगल का राजा जो है बाघ है। इसके पीछे कारण है। देखिए, बबड़ शेर क्या है, एक फैमिली बना के रहता है, उसके साथ उसकी रानियां होती हैं, कब्ज होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके पूरा परिवार के साथ रहता है, समूह बना के रहता है एक। लेकिन बाघ ऐसा नहीं करता है। बाघ तो परिवार बनाता ही नहीं है, वो प्रजनन के टाइम में बाघिन के पास जाता है और उसके बाद में उससे हुए बच्चों को भी मार देता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को तक मार देता है बाघ कई बार। और यही पे एक चीज और बताऊं, देखिए ना, इनके नेचर को समझना। और कई बार ये भी देखा गया कि किसी वजह से अगर बाघिन मर गई है और बच्चे हैं, तो बाघ ने उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, ट्रेनिंग दी है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। यानी कि बाप ने जो एक तरफ से अपने ही बच्चों को मार देता है, वहीं पे जो है बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी कर रहा है। तो बाघ की डीप स्टडी करना तो बड़ा, उसके नेचर को समझना, उसकी पूरी स्टडी करना तो मैं नहीं समझ सकता आसान होगा।
जिम कॉर्बेट साहब की कई बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और वाकई में वो एक, मैं उस कल्पना को आप लोग भी कीजिए कि एक 12-14 साल का बच्चा जो है जंगलों में, जो कभी काला दूंगी तो कभी नैनीताल के जंगलों में भटकता है, रातों की रात काट देता है जंगलों में, कहीं से एक पुरानी बंदूक जिसको मिल जाती है, जिसके वो कंधे में टांगने के लिए एक तार बांध के जुगाड़ बनाता है कि कंधे में टांग लूं, एक सेकंड हैंड बंदूक, उसको लेके गहरे गहरे जंगलों में चला जाता है। सो जा रहा है जमीन में, बाघ की गर्जना सुनाई पड़ रही तो थोड़ी लकड़ी जमा कर रहा है, उसको जला दे रहा है, फिर सो जा रहा है, सुबह उठ रहा है, फिर अपने घर चला जा रहा है। तो वो बच्चे की कल्पना कीजिए, क्या उसे डर नहीं था उस बाघ का? उसे समझ, वो बचपन से ही उस चीज को देखते आ रहा था कि बाघ अटैक नहीं करता है इंसान पे। और वही इंसान, वही बच्चा बाद में जिम कॉर्बेट के नाम से फेमस हुआ, इतना बड़ा शिकारी, इतना बड़ा निशानेबाज। अमून तो निशानेबाज क्या करते हैं, अपनी एक आंख बंद करते हैं, दूसरी आंख से निशाना लेते हैं ना। निशाना लेने का तरीका क्या है, एक आंख आप बंद कीजिए, दूसरी आंख और उसका राइफल का जो बैक साइड का वी होता है और फ्रंट साइड की जो पॉइंट होता है उससे एंगल करके तब जाकर के निशाना लेके गोली मारते हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब इतने महान शिकारी है, दोनों आंखें खोल के निशाना मारते थे। वो कहते थे एक आंख से जो है टारगेट जहां पे मुझे यानी कि दिल को दिख रहा, तो एक आंख से मेरा दिल देख रही है और एक आंख उसकी बाकी बॉडी की हलचल को देख रही है। तो ऐसे शिकारी, तो उनकी बातें तो कभी मैं नहीं मानता हूँ कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित कोई बातें उनकी गलत कहीं पे कही गई होंगी या लिखी गई होंगी। ताकत देखिए कितनी है, एक भैंस को उठा के मीलों तक चला जाता है, भैंस का वजन और उसको उठाना जबड़े से और मीलों तक चले जाना। दूसरी चीज, अकेला रहता है, अकेला घूमता है, टेरिटरी बनाता है, उतना एरिया का बादशाह होता है, अकेले घूमता है, राजा है, किंग है। क्या शेर, बबर शेर ऐसा करता है? अकेले घूमता है? कहीं नहीं, पूरा परिवार जाता है जहां जाता है। ताकत में शेर, बबर शेर के मुकाबले ये ज्यादा ताकतवर है। अगर एक बबर शेर 12 फीट तक कूद सकता है तो ये 15 फीट तक कूद सकता है, टाइगर। तो मैं तो हर खूबसूरती में भी टाइगर ज्यादा खूबसूरत है। तो मैं प्रशंसक हूं टाइगर का, इसलिए मेरी नजर में टाइगर किंग है फॉरेस्ट का, जिसकी एक दहाड़ से जब भी उठता है, अपनी नींद पूरी करता है, उठता है, अंगड़ाई लेता है, तो सबसे पहले दहाड़ता है, सारे जंगल जो है खड़बड़ा जाता है, सलामी ठोकने लगता है, सारी चिड़ियाँ, बंदर, जानवर सब अलर्ट कॉल देने लगते हैं। तो अलर्ट कॉल कह लीजिए, सलामी कह लीजिए, एक ही बात है। बादशाह आ गए, जिल्ले इलाही आ रहे हैं, भैया रास्ता दे दो, हट जाओ। तो फिर दूसरी चीज क्या है, बबर शेर क्या करता है, दूसरे जानवर का मारा हुआ शिकार भी खा लेता है। अब उनका बाघ नहीं खाता है, रेयर परिस्थितियां हो तो बात अलग है। अमून तो बाघ दूसरे का मारा हुआ नहीं खाता है, बाघ अपना शिकार करता है, खाता है, छिपा देता है, 2 दिन तक खा लेगा, 3 दिन तक खा लेगा, लेकिन अपना मारा हुआ, दूसरे का मारा हुआ बहुत मजबूरी, बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तब ही खाएगा, अदरवाइज नहीं खाता है। तो मेरी नजर में तो किंग जो है वो टाइगर है। शिकारियों ने टाइगरों को मार मार के खत्म कर दिया, उनकी खाल बेचने के लिए, उनके दांत, उनके नाखून बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बड़ा गलत है यार। अब संरक्षण कर रहे हैं हम बाघों का, तो इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि अरे साहब ये मैनीटर हो जा रहा, अरे साहब वो हो जा रहा, ये हो जा रहा, वैसा हो जा रहा। तो ये सब अजीब सी परिस्थितियां हैं दोस्तों। खैर, मैं पता नहीं है क्या मैसेज बार बार मेरे फ़ोन पे भेज रहा है कि स्टोरेज पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता। और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ। ये तेंदुआ था, बाघ नहीं था। ये किताब है, इतनी मोटी किताब है। तो ये कितने दिनों में पूरी होगी ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इस पे टोटल जो है 24 पार्ट है।
24 पार्ट में इस कहानी को पूरा किया गया है। तो मैं इसको पहले से शुरू करूंगा और 24 के 24 आपको सुनाऊंगा। तो हो सकता है कि ये एक सीरीज बने, एक एपिसोड बने, 10 से 12 जैसा भी होगा। अब जब शुरू करूंगा तभी वो बनते जाएगा, सुनाते जाऊंगा। एक खत्म करूंगा, उसके बाद दूसरा शुरू करूंगा, फिर दूसरा खत्म करूंगा, तीसरा करूंगा। इस तरह से इसके हर पार्ट को आपके सामने लाऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों फिलहाल स्टोरी को सुनाऊंगा जल्दी ही और आज्ञा दीजिए। फिलहाल चलता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती, जय भारत माँ।